Let's start with group audit. Now, let's start with applicability of CFS. So, first of all, applicability of CFS companies एक्ट के हिसाब से है। फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर इंडियस एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर एएस। तो चार टाइप के अपन को एप्लीकेबिलिटी का पॉइंट्स दिए हैं। सो पहला कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या क्या सेक्शन 129 के हिसाब से वन और मोर अगर सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट है तो अपन को सीएफएस बनाना है। कैसे बनाना है? सो एज पर शेड्यूल 3 एज पर शेड्यूल 3 एज पर द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर अ, ना बोल रहा है कि कंपनी से ना बोल रहा है कि नहीं बनाना है, तो शेड्यूल 3 के अगर प्रोविजंस कंप्लाई कर लिए तो वो डन हो जाएगा ना। कंपनी से कहाँ कहाँ ना बोलती है, तो अगर ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो ऑल कंडीशंस क्या है? तीन कंडीशंस है। सो इट इज अ फुल्ली ओन्ड और पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर एंड उन उस अदर कंपनी के सब मेंबर से अपन ने राइटिंग में ले लिया है कि अगर हम सीएफएस नहीं बनाएंगे तो उनको चलेगा। Now, it is not a listed company, not listed at any stock exchange in India or outside India. अल्टीमेट और इंटरमीडिएट सीएफएस बना रही है तो अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर इंडिया इन्वेस्टमेंट एंटिटी के हिसाब से बोल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है? तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी एक ऐसी एंटिटी है जो इन्वेस्टर से पैसे ले रही है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देने के लिए, और वो इनकम भी कमा रही है इन्वेस्टमेंट करने के करी है, जो उससे ही उससे ही वो इनकम कमाती है एंड वो फेयर वैल्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करती है ना। इन्वेस्टमेंट एंटिटी और सब्सिडी उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी कब नहीं है? इन्वेस्टमेंट एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी कब नहीं है? सो इन्वेस्टमेंट एंटिटी और सब्सिडीज अगर एफवीटीपीएल के थ्रू रिकॉर्ड करिए तो उसके ऊपर करने की जरूरत नहीं है, सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है ना। अगर पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे लग जाएगा, बट अगर पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी ही इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अगर पेरेंट जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसकी पेरेंट भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो उस पर नॉट एप्लीकेबल। अगर कंट्रोल टेम्पररी है एंड सीवियर लॉन्ग टर्म फंड्स की रेस्ट्रिक्शंस है, उस पे भी सीएफएस लग जाएगा एज पर इंडेस नाउ। अगर अपन देखें नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर एएस, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर एएस क्या है? दो ही है। अगर कंट्रोल टेम्पररी है और सीवियर लॉन्ग टर्म फंड की रेस्ट्रिक्शंस है तो उसके ऊपर अपन को एएस ना बोलता है कि इसमें आप सीएफएस नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। सो दिस वाज एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएफएस। चार ही पॉइंट है, चार पॉइंट एकदम इजी है। कंपनीज एक्ट ने हाँ बोला है, कंपनीज एक्ट ने ना बोला है, फिर इंडिया ना बोल रही है, एएस ना बोल रही है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट क्या है? जीरेज। सो पहला जी से क्या है? जी से गैप कन्वर्जन अगर जो भी गैप कन्वर्जन है वेर एप्लीकेबल वो करने पड़ेंगे। आर से आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी एंड इट्स ट्रांजेक्शन्स, तो उसको करो। फिर आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट। सी से कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स जो भी करना है वो करने पड़ेंगे। एंड लास्ट में एच से हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट है जी से गैप कन्वर्जन, आर से आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टीज एंड इट्स ट्रांजेक्शंस, आई से आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, सी से कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स एंड एच से हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर एफआरएफ बने हैं कि नहीं, जो भी अपन ने रिपोर्ट टू एनेबल हिमसेल्फ टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। फिर जो भी इंक्वायरीज करनी है वो एज पर 143(1) करी है, तो इंक्वायर मैटर्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 143(1) एंड गिव रिपोर्ट एज पर सेक्शन 143(3). नाउ ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले तो उसमें प्लानिंग के पॉइंट्स है। तो प्लानिंग में क्या है? सीए को गन लेके जाना है और प्लानिंग करनी है। सीए गन। सो सी से कोऑर्डिनेटिंग वर्क टू बी परफॉर्म, जो भी कंपोनेंट्स का वर्क आगे देते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। ए accounting policies, understanding of accounting policies and also understanding the translation process, understanding of the accounting policy and also understanding the translation process. c से ग्रुप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप वाइड कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करो। ये दो पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। सो अंडरस्टैंड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड ट्रांसलेशन पॉलिसीज, एंड जी से ग्रुप स्ट्रक्चर और ग्रुप वाइड कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करो। फिर यूज ऑफ ऑडिटिंग एक्सपर्ट जो भी है, एंड नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड असेसमेंट ऑफ रोमम। नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट एंड रोमम को चेक करना है। सो प्लानिंग के वक्त का सीए गन करना है, सीए को गन लेके जाना है प्लानिंग के वक्त। तो सी कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द ट्रांसलेशन प्रोसेस। जी से अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप वाइड कंट्रोल्स। यूज ऑफ ऑडिट एक्सपोर्ट एंड एन से एंटी एंड रोमम। नाउ कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए हम
वर्किंग वर्किंग पिक लेंगे, वर्किंग का 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 पिक। सो वर्किंग पेपर्स, पहले तो वर्किंग पेपर्स को चेक करो कि जो भी वर्किंग पेपर रिव्यू इस वर्किंग पेपर्स फॉर प्रायर ईयर्स फॉर नॉन कंपोनेंट्स। फिर पेरेंट्स की प्रोसीजर, रिव्यू पेरेंट्स प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। जो पेरेंट की प्रोसीजर है उससे आइडेंटिफाई करो कि वेरियस प्रोसीजर्स क्या है। फिर आई से इंक्वायरी टू द मैनेजमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटिटीज। मेक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एनी न्यू कंपोनेंट्स, अगर न्यू कंपोनेंट्स है वो आइडेंटिफाई करो। एंड इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटिटीज जो भी है उसको रिव्यू करो। रिव्यू जॉइंट जॉइंट वेंचर्स भी अगर करनी हो तो जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट एग्रीमेंट्स उसको भी कर लो। एंड सी से चेंजेस इन शेयर होल्डिंग पैटर्न, चेंजेस इन शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए क्या करना है, वर्किंग का पिक लेना, वर्किंग पेपर का पिक लेना, वर्किंग पेपर का पिक लेना, वर्किंग वर्किंग पेपर्स। पी से पेरेंट प्रोसीजर्स अबाउट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस प्रोसीजर्स, identification of various components. I say inquiry about the management about new components, investment in other entities, फिर joint venture, joint agreements को भी कर लो। एंड सी से changes in shareholding, working papers का पिक लेना। Now, permanent consolidation adjustments and period consolidation adjustments, current period consolidation adjustments. Now, permanent consolidation adjustments, permanent consolidation adjustments का क्या क्या उसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट ओकेजन ओनली ऑन फर्स्ट ओकेजन और सब्सिक्वेंट अगर चेंज इन शेयर होल्डिंग हुई तब अराइज होता है। तो इट कैन बी गुडविल और कैपिटल रिजर्व और नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्ट या फिर माइनॉरिटी स्टेक। तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, अटेंशन टू प्री एक्विजिशन रिसोर्सेज। और जो भी एग्जामिन वेदर प्री एक्विजिशन रिसोर्सेज हैव बीन अलोकेटेड एप्रोप्रिएट, जो भी प्री एक्विजिशन रिजर्व है वो अलोकेटेड प्रॉपर हुआ है। चेंजेस इन changes in permanent consolidation, verify changes taking place in this permanent consolidation adjustments due to subsequent acquisition or disposal of shares, ड्यू टू सब्सिक्वेंट एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। मतलब बाद में अगर कोई भी एक्विजिशन और डिस्पोजल हुआ तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में, तो वो वेरीफाई कर लो। सो ये हो गया अपना परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट से। नाउ नाउ वी मूव फॉरवर्ड करंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, करंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो उसका पहला तो मीनिंग क्या है, तो मीनिंग अपन मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग क्या है, हाई हाई डी हाई डी रिक। तो हाई डी रिक क्या है, तो पहले तो अपन को जो करंट पीरियड कंसोलिडेशन है उसमें क्या क्या चीजें आती है। सो हार्मोनाइजिंग हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर आई से इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट। फिर दूसरा आई से इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट। फिर डी से अपना है डिफर्ड टैक्स, ये हो गया। फिर आर से रिकॉग्नाइज्ड सब्सिक्वेंट इवेंट्स। फिर आई से है इंडेप्टनेस इंडेप्टनेस। और सी से है कन्वर्ट कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम लोकल गैप, कन्वर्जन लोकल गैप टू फॉरेन गैप। मतलब जिस भी गैप में प्रिपरेशन हो रहा है। सो करंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या क्या है। सो इट इज हाई डायरेक्ट ऐसे है हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर आई से है इंटरग्रुप इंटरेस्ट इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स एंड इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस। फिर डी से है डिफर टैक्स। आर से है recognition of subsequent events and conversion of local gap टू द फॉरेन। मतलब जिस भी गैप के लिए हिसाब से अपन सीएफएस बना रहा है तो उसमें करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अब वेरिफिकेशन में क्या है, वेरिफिकेशन में ये सेम ही पॉइंट्स है, जो भी वेरिफिकेशन करना है वो ऊपर के पॉइंट्स में सिर्फ आगे वेरीफाई लगा दो तो वो वेरिफिकेशन के पॉइंट्स हो जाएंगे। So this was permanent consolidation adjustments and and current period consolidation adjustments. Now we will move forward. And we will start with this was fifth. So sixth topic is other special considerations. Other special consideration. The other special consideration क्या, consideration regarding determination of materiality के लिए
क्या क्या पॉइंट्स बोले गए हैं वो अपन अब देख लेंगे। सो मटेरियलिटी, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ सीएफएस प्रिंसिपल ऑडिटर शेल कंसीडर द फॉलोइंग। सो कंप्यूट मटेरियलिटी फॉर ग्रुप एज अ होल, मतलब मटेरियलिटी एज अ होल कंप्यूट करो, मटेरियलिटी एज अ होल ग्रुप कंप्यूट करके देख लो। फिर सेकंड पॉइंट है, द मटेरियलिटी शुड बी यूज टू असेस एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट, मतलब जो ये मटेरियलिटी या कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स जो भी किए हैं उसको चेक करने के लिए अपन यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑडिटर कैन ऑल्सो यूज मटेरियलिटी कंप्यूटेड ऑन ग्रुप लेवल टू डिटरमाइन वेदर कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल, मतलब ये जो मटेरियल ग्रुप लेवल पे डिटरमाइन की है उसको अपन कंपोनेंट लेवल पे लगा के देखेंगे कि अपने में भी ये मटेरियलिटी लग रही है कि नहीं। प्रिंसिपल ऑडिटर ऑल्सो कंप्यूट्स मटेरियलिटी फॉर ईच कंपोनेंट इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब हर एक ईच कंपोनेंट के लिए भी अपन मटेरियलिटी निकालेंगे टू चेक फॉर ट्रू एंड fair view. And the fifth point is principal auditor also obtains confirmation from component auditor, मतलब जो अगर प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर अगर डिफरेंट है तो कंपोनेंट ऑडिटर से भी वो अपने obtains कंफर्मेशन है वो मांग लेगा फ्रॉम कंपोनेंट ऑडिटर। सो मटेरियलिटी पहले खोल खोल के देखो, फिर कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट जो भी किए हैं वो अपन के मटेरियलिटी के हिसाब से है कि नहीं वो देख लो। प्रिंसिपल ऑडिटर कैन ऑल्सो यूज मटेरियलिटी कंप्यूटेंट ऑन ग्रुप लेवल डिटरमाइंड, जो कंपोनेंट लेवल पे है वो फिर ईच कंपोनेंट की मटेरियलिटी अलग करो एंड ट्रू एंड फेयर व्यू है वो दे रहा है कि नहीं देख लो। एंड कंपोनेंट ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर ऑल्सो ऑब्टेन्स कंफर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट ऑडिटर से भी कंफर्मेशन ले लो। So this was about the materiality. While consider observations about modification etc. of component in his report on standalone, principal auditor should comply with requirements, मतलब comply with ऐसे 600 कर देना है while reporting। तो इसमें तो वो पॉइंट है कि अगर जो हमने मटेरियलिटी सेट की है और उसके हिसाब से जो कंपोनेंट है वो इमटेरियल, बट जो इमटेरियल कंपोनेंट है उसमें जो कंपोनेंट ऑडिटर है उसने वो रिपोर्ट दिया है कि ये उसने मॉडिफाई करके रिपोर्ट दिया है, तो हमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ अवर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। बस यही पॉइंट है ऐसे 600 वाला। नाउ डिस्क्लोजर्स नीड नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन सीएफएस। तो पहला मटेरियलिटी का पॉइंट हो गया। एंड सेकंड, डिस्क्लोजर्स कौन से जो नहीं देना है, डिस्क्लोजर्स कौन से नहीं देना है, फिर कौन से नहीं है। सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर्स सोर्स ऑफ बोनस शेयर्स। फिर सोर्स ऑफ बोनस शेयर्स, फिर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल अनयूटिलाइज्ड डिस्क्लोजर एज पर एमएसएमई वाला का जरूरत नहीं है। फिर इंपोर्ट्स ऑफ सीएफआई, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी, एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन करेंसी वो जरूरत नहीं है। फिर अर्निंग्स अर्निंग्स ऑफ फॉरेन करेंसी, फिर जो भी अपन ने इंपोर्ट किया है रॉ मटेरियल्स कंज्यूमेबल्स वो, फिर जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम हुए, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, तो उसकी इंफॉर्मेशन अपन को देने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्लोजर दैट नीड नॉट बी गिवन, सोर्स ऑफ बोनस शेयर्स एमएसएमई वाला, एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन करेंसी, अर्निंग्स ऑन फॉरेन करेंसी, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, फिर कैपिटल गुड्स जो भी है तो वो उन सब की डिटेल्स डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड उसके भी डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। नो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग सीएफएस, तो उसमें कुछ नहीं है। वो जो जी स्क्वायर रिच वाला जो अपने देखा, जी स्क्वायर रिच वाला तो उसमें चल जाएगा। तो उसमें और जी आर स्क्वायर रिच वाला जो देखा और उसके हिसाब से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिटर्न में दे देंगे। नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज सेवेंथ पॉइंट इज रिपोर्टिंग ये मस्त वाला है। सेवेंथ पॉइंट इज रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में क्या क्या करना है, एकदम इजी है। तो पहला है व्हेन पेरेंट्स ऑडिटर इज आल्सो ऑडिटर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, अगर पेरेंट ऑडिटर सब कंपोनेंट्स का ऑडिटर है, ऑल कंपोनेंट्स, तो उसको क्या करना है। तो पहला है रिपोर्ट विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए कि नहीं वो देख लो। एंड एडिक्वेट डिस्क्लोज, अगर कोई डिपार्चर है तो उसका डिस्क्लोज किया है कि नहीं, प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है कि नहीं। एंड ऑडिटर शुड इश्यू एन ऑडिट रिपोर्ट एक्सप्रेसिंग एन ऑडिट ओपिनियन विथ ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, उसका ओपिनियन देना है। सो प्रिंसिपल ऑडिटर अगर ऑल कंपोनेंट्स का ऑडिटर है तो एएस के हिसाब से किया है कि नहीं, डिपार्चर है तो डिस्क्लोज किया है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस करने की उसकी
ताकत है कि नहीं वो देख लेने की। नो, व्हेन व्हेन पेरेंट्स ऑडिटर इज नॉट ऑडिटर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, पेरेंट ऑडिटर नहीं है ऑल कंपोनेंट्स का ऑडिटर, तो उसमें क्या क्या करना है। सो ऑडिटर ऑफ सीएफएस शुड ऑल्सो कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसएस 600, एसएस 600 देख लो। फिर एसएस 706 के हिसाब से should disclose clearly the magnitude of portion of financial statement audited by other auditors by including OM पैरेगा, OM में, OM पैरे में डिस्क्लोज कर दो क्या, कि जितना भी काम दूसरे ऑडिटर अदर ऑडिटर ने जो भी काम किया है वो डिस्क्लोज कर दो। एंड ये डिस्क्लोज कैसे करना है, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट या फिर परसेंटेज अमाउंट, एब्सोल्यूट या फिर परसेंटेज अमाउंट में कर दो। सच रेफरेंस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज क्वालिफिकेशन, मतलब ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस दे रहे हैं वो क्वालिफिकेशन नहीं है, बट इट इज जनरली इट्स जस्ट अ, it is not the qualification but it's just the indication of division of responsibility, division of responsibility के लिए वो किया जा रहा है, division of responsibility के लिए वो किया जा रहा है। And now the third point is when component auditor reports on financial statement under accounting framework different from that different accounting framework अलग है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है। तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है तो क्या करना है, व्हेन कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड अंडर डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, पेरेंट्स मैनेजमेंट परफॉर्म कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम कंपोनेंट फ्रेमवर्क टू फ्रेमवर्क अंडर व्हिच सीएफएस प्रिपेयर्ड, कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, मतलब कन्वर्ट कन्वर्ट करो, और जो भी एडजस्टमेंट्स किए हैं वो ऑडिटर को चेक करने पड़ेंगे। सो जो भी एडजस्टमेंट्स किए हैं वो ऑडिटर को चेक करने पड़ेंगे। एंड कंपोनेंट में अल्टरनेटिवली प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन बेसिस ऑफ पेरेंटिंग अकाउंट टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस शुड परफॉर्म नेसेसरी प्रोसीजर टू डिटरमाइन कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज विद गैप एप्लीकेबल, मतलब इसमें क्या करते हैं, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पेरेंट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब जो भी अपनी सब्सिडरी है वो पेरेंट मतलब जो भी आई गैप है तो आई गैप के हिसाब से अपने कंसोलिडेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, और ये जो कन्वर्जन किया गया है उसको ऑडिटर प्रॉपरली चेक कर ले। सो पहला पॉइंट है व्हेन कंपोनेंट प्रिपेयर्ड अंडर डिफरेंट अकाउंटिंग, मतलब यूएस गैप और आईएफआरएस के हिसाब से बनाया गया है कंपोनेंट का, तो उसको में जो एडजस्टमेंट किए गए वो प्रॉपर है कि नहीं। तो पहला परफॉर्म कन्वर्जन ऑफ ऑडिटेड फंड कंपोनेंट टू फ्रेमवर्क अंडर व्हिच सीएफएस आर प्रिपेयर्ड और कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी, एंड अल्टरनेटिवली प्रिपेयर financial statement on basis of parents accounting policies to facilitate the preparation of CFS. Principal auditor should perform necessary procedure to determine compliance of policies with the gap applicable to parents. जो भी parent की है उसके हिसाब से बनाया गया है कि नहीं वो देख लेने का। When component auditor reports under auditing framework, मतलब जो auditing framework है, auditing framework वो different है, वो अलग है। So auditing framework different है तो उसमें क्या करने का, तो auditing standard generally accepted by India audit AS, इंडिया में जो चल रहा है उसके हिसाब से ऑडिट कर लेने की। एंड द फिफ्थ इज कंपोनेंट्स आर नॉट ऑडिटेड, ऑडिट ही नहीं किया, उसको ऑडिट ही नहीं किया तो उसमें क्या करना है, जनरली फाइनेंशियल इंक्लूडेड शुड बी ऑडिटेड, अगर रिमेन्स अनऑडिटेड तो जो भी मॉडिफिकेशन हो सकता है वो देख लो। सो दिस वाज द होल चैप्टर ऑफ सीएफएस in the very precise and concise manner with all the head points and everything. So that was it, me, Pratham.